नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। अब सबके मन में सवाल कि इस्तीफा तो हो गया, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन इस बीच की व्यवस्था क्या होगी? इस बीच में क्या होगा? राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? मोशन आने वाला है, किसकी देखरेख में आएगा? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर.के. सिंह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। ये सवाल जो मैंने पूछा, ये सवाल हमारे तमाम दर्शकों के सबके मन में होगा। इस्तीफा तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया, हम उस पर नहीं जाएंगे क्यों दिया, उन्होंने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, हम मान लेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे, किसी और मसले पर बात। लेकिन उनके जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके बारे में संविधान क्या कहता है? देखिए प्रभाकर जी, हाँ बिल्कुल सच्चाई है, वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है। 67A में उन्होंने इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया। तो जैसे ही 67A में उन्होंने इस्तीफा दिया, अब 68A एप्लीकेबल हो गया। 67 के बाद 68A, अब वो कहता है क्या है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ऑलरेडी है, लोकसभा राज्यसभा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये मैंडेट चला जाता है अब कि वो एज सुन एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन 60 डे, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर दे। ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब इससे इतर एक बात आ रही है जो आप पूछ रहे थे प्रश्न, कि इनके एब्सेंस में जो हेल्थ है राज्यसभा का वो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ है उसका क्या होगा। तो देखिए, जो चेयरपर्सन हैं, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जिसके पास कोई एक्सिक्यूटिव पावर्स नहीं है। संविधान ने उन्हें कोई एक्सिक्यूटिव पावर्स नहीं दिए हैं। हाँ, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो सकते हैं और वो होते भी हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, लेकिन उसके साथ एक डिप्टी भी होता है उनका। तो इनके एब्सेंस में जो डिप्टी चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, वो सारे फंक्शंस करेंगे जो इनके फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो टर्मिनस रोल पे नहीं चले आएंगे कि डिप्टी चेयरमैन अचानक से चेयरमैन के काम को करने लगे। काम वो अपना ही करेंगे, बट ये माना जाएगा इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। सो इन एब्सेंस ऑफ धनखड़ साहब वीपी, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विल गो एज इट इज, एज ही वॉज देयर। तो यही सिचुएशन आज के डेट में है। अब हम उस सवाल पे आते हैं, मोशन वाले पे सवाल पे आते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का मोशन लोकसभा में आया था, राज्यसभा में भी एडमिट हो गया। ऐसे में व्यवस्था क्या कहती है आपके मुताबिक? क्या कहां शुरू होगा, और शुरू होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या उससे अलग होगी जो केवल एक सदन में आया होता? देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। किसके कारण हुआ है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो उसका कोलैटरल डैमेज कौन हुआ है, आवाम को ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके पहले आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं हुई थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। अब कल लोकसभा में ऑलरेडी मोशन मूव हो चुका है 145 MPs का, राज्यसभा में उसी को आपने एडमिट कर लिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर दिया आपने। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को, जिसको संविधान की जानकारी है, जो खुद भी एक वरिष्ठ वकील रहा है, तो ये मान लेना कि इसमें कोई सियासत ना हो, कोई जातिगत नाराजगी ना हो, ये काम नहीं होना चाहिए था। और इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो बैठ जाएं और किताबों को निकाल के देखने लगे कि ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा। लेकिन हमारा संविधान जो है वो 80% लिखी हुई बातों पे चलता है और 20% कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, परंपराओं पे भी चलता है। और परंपराओं का इजाद वक्त के साथ साथ किया जाता है। तो ये वक्त है परंपरा का इजाद करने का कि पहला मोशन जो था लोकसभा में मूव हुआ था, तो विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये प्रोसीडिंग्स जो है लोकसभा में ही चलेगी। लेकिन इनके एक काम से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अब जस्टिस वर्मा ये कह सकते हैं कि साहब जब यहाँ भी एक्सेप्ट हो गया और वहाँ भी एक्सेप्ट हो गया, तो फिर दोनों जगह क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया साहब, और ये बात सरकार जान रही थी। इसी से अचानक से आपकी तबीयत भी गड़बड़ हुई है। वो संवैधानिक तबीयत थी जो गड़बड़ हुई है। अब भाई जस्टिस वर्मा को भी तो अधिकार है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर ही रहे हैं। एक बीच में रुकूंगा। मोशन लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया था, राज्यसभा में स्वीकार कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई होगी ही।
तो ये समझिए कि कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो जाहिर सी बात है सरकार सहज तो नहीं होगी, और सरकार का सहज नहीं होना असहजता पैदा करता है, और उस असहजता का असर कई बार इस्तीफे के रूप में देखा जा सकता है। क्या हम उसे इस स्तर पे देखें? देखिए, समटाइम्स नॉट सीकिंग एन आंसर इज ऑल्सो एन आंसर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टू सीक एन आंसर टू क्रिएट ए कन्फ्यूजन, वहाँ से आंसर निकल जाता है। ये क्लासिक केस है जहाँ पे एक बहुत सुलझे हुए वकील जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे, बेहद महीन तरीके से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मसला फंसा दिया कि अब एक बहुत लंबे वक्त तक इतिहास को ये परेशान करेगा। जैसे रामास्वामी के केस में यही हुआ था, यही मसला फंस गया था, इन्होंने फिर से उस मसले को फंसा दिया। अब सरकारों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आपने जो काम किया है, अगर उसको एक शब्द में हम बोलें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी का है, लेकिन दूसरे शब्द में ये भी कह सकते थे आपके पास अधिकार भी था। इन एब्सेंस ऑफ ए क्लियर प्रोविजन you did try to do a romantic mischief, and that romance is going to pay very costly to the constitutions and the institutions of this country. अब थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने कुछ बयान दिया, बहुत हंगामा मचा, शोर मचा, और उसके बाद उनको हटाने के लिए ऑपोजिशन ने एक मोशन मूव किया राज्यसभा में। 50 से अधिक सांसदों ने राज्यसभा सभापति को लिख करके दिया था। सभापति जस्टिस धनखड़ साहब ही थे। खबर यह भी आई कि धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि आप शेखर यादव के मामले में, जैसे शेखर यादव के मामले में इंक्वायरी सेटअप मत कीजिए, चूंकि मोशन हमारे पास है, अब हमें देखना है कि इसमें हमें क्या करना है। वो मोशन अभी लंबित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ऑपोजिशन समय समय इस बात की मांग उठाता रहा है कि जस्टिस शेखर वर्मा के मामले में, जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी महाभियोग प्रस्ताव, उनको हटाने का प्रस्ताव बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन उस पर मौन अभी भी बरकरार है। इस बीच ये नई बात आई है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। कल शाम तक सब कुछ ठीक था। खुद उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति महोदय जस्टिस धनखड़ साहब ने सदन को बताया था कि कैसे मोशन आया है, और मोशन को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, और इसके बाद क्या प्रक्रिया हो सकती है। और उसके बाद अचानक खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और कारण बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने इस्तीफे की बात कही। तो सवाल उठता है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या उससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कोई संबंध है? ये सवाल सबके मन में होगा, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है और उनका इस्तीफा भी अचानक हुआ है। वीडियो बना रहे हैं अविनाश। उम्मीद है ये बातचीत और ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।